नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस सेशन में। हम एनसीईआरटी के चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे थे। 6th क्लास के एनसीईआरटी के बारे में चर्चा हमारी चल रही थी। 6th क्लास के एनसीईआरटी के काफ़ी सारे चैप्टर्स को हमने डिस्कस किया था। आज उसी कड़ी में अगले सेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की 6th क्लास की एनसीईआरटी की का हिस्ट्री का अगला चैप्टर जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता किस प्रकार प्रारंभ हुई, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर हमें देखने को मिलता है। अगर आपको याद हो, हमने सोशल साइंस वाई सोशल साइंसेस का एक सेशन किया था, जो इस 6th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट है। इवन दैट वो चैप्टर भी नहीं है, उससे पहले स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। वहां पर हमने डिस्कस किया था कि क्यों हमें सोशल साइंसेस को पढ़ना चाहिए, और उसके अंदर हमने पूरा एक सेक्शन जो है वो देखा था ज्योग्राफी का। उसके बाद एक पूरा सेक्शन हिस्ट्री का है, और उस हिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टर टोटल हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत, ये ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है। इससे पहले जो ज्योग्राफी के 3 चैप्टर हैं वो भी हमारे कवर हो चुके हैं। अगर आपसे वो मिस हो गए हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसके अंदर हिस्ट्री वाली भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ज्योग्राफी वाली भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पर सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इंडिया दैट इज भारत, ये भी हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज हम जिस चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं दैट इज द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, कैसे भारत में सभ्यता प्रारंभ होती है, ये वाला चैप्टर जो है वो डील करता है। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे भारत में किस प्रकार से सभ्यताएं विकसित हो रही थी, सभ्यता क्या होती है। ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन यहाँ पर करता है। फर्स्ट इज व्हाट इज सिविलाइजेशन, सभ्यता है क्या, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक 6th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर है। पहली बार 6th क्लास का बच्चा जो है वो सिविलाइजेशन वर्ड पढ़ता है, सभ्यता शब्द पढ़ता है, तो डेफिनेटली उसको अच्छे से समझाना होगा कि सिविलाइजेशन क्या होती है, सभ्यता क्या होती है। तो वो वाला पार्ट का आंसर जो है, ये एक अपने आप में क्वेश्चन है जिसका आंसर ये हमें देता हुआ दिखाई देता है। दूसरा, व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसकी सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। यहां पर सबसे पुरानी प्राचीन सभ्यता हमें कौन सी देखने को मिलती है, और उस सभ्यता के प्रमुख उपलब्धियां क्या थी, मेजर अचीवमेंट्स क्या थे। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, या जिसे हम मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन कहते हैं, उन सब के बारे में, वो एक ही है पर नाम अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हुआ ये चैप्टर, उस पार्ट से डील करता हुआ ये चैप्टर हमें देखने को मिलता है। तो आज के इस सेशन में हम सभ्यता क्या होती है, मेजरली जो हम सीखेंगे या इस चैप्टर को पढ़ के जो चीज़ें हम जानेंगे वो ये 3 चीज़ें होंगी। पहला, सभ्यता क्या होती है, सिविलाइजेशन क्या होती है। दूसरा, अर्लीस्ट सिविलाइजेशन कौन सी थी, सबसे नवीन या सबसे नई प्राचीन समय में सबसे नई सभ्यता या पहली सभ्यता भारत की कौन सी थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। एंड मेजर अचीवमेंट्स क्या थे। मेजर अचीवमेंट्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, चाहे बात प्रीलिम्स की करें चाहे बात मेंस की करें। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, पर्टिकुलरली यूपीएससी की तैयारी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन अपने आप में बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पार्ट जो है या ये चैप्टर जो है वो डील करता है सिविलाइजेशन क्या होती है। उसकी डेफिनेशन से ही, उसकी परिभाषा से ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है। आप चाहे तो अब चैप्टर जो है वो खोल सकते हैं अपने साथ में, या इस सेशन को बाद में भी देखें। अभी आप तो देख ही रहे हैं, अभी आप समझ ही रहे हैं, बाद में चैप्टर को खोलकर इस सेशन को फिर से देख सकते हैं। तो आपको एनसीईआरटी में जो बातें लिखी हुई हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी। या इस वीडियो को देख लेने के बाद, इस सेशन को देख लेने के बाद एक बार एनसीईआरटी के 6th क्लास की एनसीईआरटी का ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यताओं का प्रारंभ, इसको अच्छे से पढ़ लेना, तो आपका मोटा मोटी पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा यूपीएससी के लिए। इसमें सबसे पहली चीज जो बताई जाती है कि सिविलाइजेशन क्या होती है, मानव समाज जो है, ह्यूमन सोसाइटी जो है, उसकी एक एडवांस स्टेज है, ये एक उन्नत अवस्था है। मानव शुरुआत में आदि मानव की तरह रह रहा था। इससे पहले वाले जो चैप्टर हमने पढ़े हैं उसके अंदर इन सब पार्ट पर बात हुई है कि कैसे मानव जो है वो आदि मानव के रूप में रहता था, कैसे वो हंटिंग एंड गैदरिंग करता था, सिर्फ शिकार करता था,
और एकत्रण करता था, चीजों को एकत्र करता था। धीरे 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 वो सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, सभ्यता की तरफ बढ़ रहा था। यानी सभ्यता सिविलाइजेशन का मतलब मानव साथ में रहना, मानव जो है वो एक समूह में मिलकर रहना, परिवार बनने लगा। धीरे धीरे मानव जो है वो घर बनाना सीखने लगा, मानव एग्रीकल्चर करना सीखने लगा, ये सब बेसिक चीजें जो है वो करना सीखने लगा। इन सब के बारे में लास्ट चैप्टर में हमारी बात हो चुकी है। उसकी एडवांस स्टेज, उसकी और उन्नत अवस्था, उन्नत चरण जो है वो हमें देखने को मिलता है सिविलाइजेशन। जब मानव पूरी तरीके से, जैसे हम आज रहते हैं ना, आज का मानव जिस प्रकार से रहता है, उस प्रकार से रहने का, उस तरीके से रहने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको हमने नाम दिया है सिविलाइजेशन या सभ्यता, जिसके अपने कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनके बारे में यहां बताया गया है। पहली प्रॉपर्टी है एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, प्रशासन और शासन, जो कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज जो हैं, जटिल गतिविधियां जो हैं, उनको मैनेज करता है। जैसे आज के समय पर अगर हम बात करें तो आज के समय पर सड़कें कैसे बनेंगी, कहाँ बनेंगी, किस प्रकार से बनेंगी, लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ बसेंगे, उनके पीने के पानी की व्यवस्था कैसे होगी, उनके लिए बिजली की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, लोग किस प्रकार से खेती कर पाएंगे, लोग किस प्रकार से इंडस्ट्रीज चला पाएंगे, लोग किस प्रकार से सर्विस सेक्टर को चला पाएंगे, अलग 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 प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां कर पाएंगे, लोगों को कैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलेंगी, लोगों को कैसे एजुकेशन मिलेगी, लोगों को कैसे और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता कैसे बढ़ पाएगी। इन सब चीजों के बारे में सोचने का काम आज हम देखें तो सरकारें करती, जनरली हम जिनको गवर्नमेंट या सरकार कहते हैं वो करती है। ये भी सिविलाइजेशन का एक गुण है, एक सभ्यता का गुण है कि इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस जैसी, प्रशासन और शासन जैसी कुछ व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। दूसरी जो स्पेसिफिकेशन है, दूसरा जो गुण है किसी सिविलाइजेशन का, दैट इज द अर्बनिज्म, शहरीकरण। वहां पर कुछ शहर जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कुछ प्लानिंग करके काम किया गया होना चाहिए। ऐसे ही लोग रैंडमली बसे हुए नहीं होने चाहिए, प्लानिंग करके कि लोग यहाँ पर बसेंगे, इस प्रकार से बसेंगे, यहाँ लोगों के पीने का, अगर हम उस समय की बात करें तो यहाँ पर लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था तालाब के रूप में ऐसे रहेगी। लोग जो है वो घर में, जैसे हम इस सिविलाइजेशन में बात करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, लोगों के घरों में बाथरूम थे, तो बाथरूम का गंदा पानी जो है वो निकल कर कैसे जाएगा, नालियों की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था वो बनी रहेगी। बाहर सड़कें कैसे होंगी, किस प्रकार से ग्रिड सिस्टम के रूप में हमें देखने को मिलेंगी, वो सब चीजें प्लानिंग करना, पहले से सोच करके कि हाँ ये शहर इस प्रकार से बसाया जाएगा, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना कि वैसा ही वो शहर बसे। ये सब काम करना, ये एक सिविलाइजेशन का काम है, ये एक सभ्यता का काम है। क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी होंगी, शिल्प होगा और प्रौद्योगिकी होगी। बहुत सारी चीजें बनाना हमें आता होगा और उससे जुड़ी हुई तकनीकें भी होंगी। जैसे मेटल, धातु से हमें मूर्ति बनानी है तो धातु को कैसे पिघलाया जाएगा, उसकी टेक्नोलॉजी थी। अभी हम सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो उनके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी थी, तकनीक थी कि धातु का उपयोग जो है वो कर पाते थे। वो अलग अलग पत्थरों का उपयोग जो है वो कर पाते थे। अलग अलग मेटल्स, स्पेशली हम बात करेंगे ब्रॉन्ज जो है, कांसा जो है, उसका उपयोग जो है वो ज़्यादा अच्छे से कर पाते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग जो है, पत्थरों का उपयोग, पत्थरों की सील बनाना, मोहर बनाना, उसका उपयोग वो कर पाते थे। बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आइडिया भी था और उसको वो इम्प्लीमेंट करा भी पाते थे। क्राफ्ट या शिल्प का मतलब है वो आइडिया होना कि हम ऐसा कुछ कर पाएं, और सिर्फ सोच पाना, दैट इज द शिल्प, क्राफ्ट, और उसको मूर्त रूप में लेकर आना, दिखने जैसे रूप में लेकर के आना, टेंजिबल फॉर्म में लेकर आना, दैट इज द टेक्नोलॉजी। बिना टेक्नोलॉजी के तो कैसे हो पाएगा, बिना तकनीक के कैसे हो पाएगा। तो वो सब उस सिविलाइजेशन के पास में होना चाहिए। साथ ही साथ ये सब चीजें करने के लिए जेब में रुपया चाहिए, रुपये के लिए ट्रेड, व्यापार जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट, राइटिंग सिस्टम होना चाहिए, किस प्रकार से क्या चल रहा है, हमें किसी व्यक्ति को कोई बात बतानी है, किसी व्यक्ति के पास में लिखित रूप में कुछ भेजना है तो एक लिखित प्रणाली, राइटिंग सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि कम्युनिकेशन हो सके, आदान प्रदान हो सके, विचारों का आदान प्रदान हो सके। मैं किसी व्यक्ति को क्या बताना चाहता हूँ, वो मुझे क्या बताना चाहता है, लिखित रूप में हो सके, ताकि उसका रिकॉर्ड भी रखा जा सके। मौखिक रूप में ओरली तो हो ही जाता है, लेकिन लिखित रूप में हो सके ताकि उसका रिकॉर्ड भविष्य के लिए रखा जा सके। एंड कल्चरल एक्सप्रेशन होना चाहिए, संस्कृति की अपनी एक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, अपनी एक आर्ट होगी, अपनी आर्किटेक्चर होगा, वास्तुकला होगी, अपना लिटरेचर होगा, अपने ट्रेडिशंस होंगे, और साथ ही साथ सबको खाने की आवश्यकता तो रहेगी ही रहेगी। तो खाने की आवश्यकता पूरी करने के लिए एक प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर सिस्टम, एक अच्छा उन्नत कृषि व्यवस्था जो है वो हमें देखने को मिलनी चाहिए। ये सब चीजें जिनके पास में है,
उसे हम सिविलाइजेशन सभ्यता के रूप में देखते हैं। आज के समय पर हमारे पास में ये सभी कुछ है, इसीलिए हम खुद को एक सिविलाइजेशन के रूप में, सभ्यता के रूप में देख रहे हैं। लेकिन प्राचीन समय में जब मानव जो है, हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके कि जब मानव आदि मानव के रूप में रहता था, नोमैडिक हर्ड, नोमैडिक पर्सन के रूप में या नोमैडिक मैन के रूप में रहता था, और वो धीरे 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 बहुत सारी चीजें सीख रहा था, तो उसमें कहाँ सिविलाइजेशंस डेवलप हुई, वर्ल्ड में कैसे डेवलप हुई, ये चैप्टर बहुत छोटी सी बात उसके बारे में भी करता है कि विश्व में कहाँ सभ्यताएं विकसित हुई, और डिटेल में बात करता है कि भारत में किस प्रकार से ये सभ्यताएं, सिविलाइजेशंस डेवलप हुई। तो आगे बढ़े तो ये थोड़ी सी बात जो है एक टाइमलाइन एनसीईआरटी के इस चैप्टर में आप देखेंगे तो दे रखी है, जहां ये बताता है कि एक समय हुआ जब धीरे 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 सिविलाइजेशन इस पूरे वर्ल्ड में डेवलप होने लगी, इस पूरे विश्व में विकसित होने लगी, जिसमें हम प्राचीनतम सभ्यता के रूप में अभी तक मेसोपोटामिया की सभ्यता को कंसीडर करते हैं, जो कि आज के प्रेजेंट टाइम के इराक और सीरिया वाले रीजन में हमें देखने को मिलती है। बेसिकली दजला और फरात, टिग्रिस एंड यूफ्रेटस, दो नदियां हैं, उन दोनों के बीच का जो रीजन है, उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, जो बच्चे मेरे साथ मैपिंग कर चुके हैं वो जानते हैं टिग्रिस एंड यूफ्रेटस रिवर्स कहाँ है, दजला और फरात नदियां कहाँ हैं, उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसे मेसोपोटामिया रीजन या मेसोपोटामिया क्षेत्र कहा जाता है। और वहां सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है, जो आज से, अगर हम आज से कंसीडर करें तो लगभग 6000 साल पहले डेवलप हुई थी। अगर हम टाइमलाइन पर बात करें, ये अगर आज का समय है तो आज से 2000 साल पहले, 2025 साल पहले हमें जीसस क्राइस्ट का जन्म जो है वो देखने को मिलेगा। उससे भी पहले अगर हम जाएंगे तो 3000 बीसीई और सीई क्या होता है हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। उससे भी पहले जाएंगे 4000 बीसीई के आसपास मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन डेवलप होती हुई हमें देखने को मिलती है। अगर हम 3000 बीसीई के आसपास जाते हैं तो हमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो इजिप्ट की सभ्यता है या जिसे हम हिंदी में मिस्र की सभ्यता कहते हैं, या नाइल रिवर सिविलाइजेशन, नील नदी की सभ्यता, जो गीजा के पिरामिड वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, मम्मीज देखने को मिलती हैं, वो वाली सिविलाइजेशन लगभग 3000 बीसीई के आसपास देखने को मिलती है। और इंडिया में जो सिविलाइजेशन सभ्यता की बात हम कर रहे हैं, भारत में जिस सभ्यता की बात आज हम अभी इस चैप्टर में डील कर रहे हैं, दैट इज द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु और सरस्वती नदी के आसपास की सभ्यता, उसके बारे में बात हम कर रहे हैं। जो अगर आप टाइमलाइन पर देखें तो 2025 साल अभी हो चुके हैं और लगभग 2200 साल जो है वो और पुरानी है, यानी आज से लगभग 4 से 4500 साल पुरानी सभ्यता हमें देखने को मिलती है। और इंडियन कॉन्टिनेंट की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, भारतीय उपमहाद्वीप की ये पहली सिविलाइजेशन मिलती है। अभी तक तो हम यही जानते हैं। इस सिविलाइजेशन के बारे में भी आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा, आज से 100 साल पहले तक हम इसके बारे में नहीं जानते थे। लगभग 100 साल पहले तक हम इसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थे, हमें पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई सभ्यता थी। सन 1920-21 के आसपास जो है कुछ एक्सकेवेशंस होते हैं। आज का जो पाकिस्तान है, उस समय पर वो भारत ही था, तो भारत के या आज के पाकिस्तान के हड़प्पा नामक शहर में सबसे पहले खुदाई होती है। और 1924 के आसपास हम इस सिविलाइजेशन के बारे में प्रॉपर जानकारी ले पाते हैं कि हाँ, हमें आइडिया लग पाता है, ऐसा एक अंदाजा लग पाता है कि ऐसी भी कोई सभ्यता थी। यानी आज से 100 साल, लगभग 100 साल पहले तक अगर हम बात करें तो हम इसके बारे में जानते ही नहीं थे, हमें कोई आइडिया नहीं था कि इस प्रकार की सिविलाइजेशन, इतनी एंशिएंट, आज से 4-4.5 साल पुरानी सभ्यता हमारे भारतीय उपमहाद्वीप पर हुआ करती थी। तो डिटेल में हम इस चैप्टर के अंदर उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम बात करें बिगिनिंग की, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यही खोजा गया था। इसको सबसे पहली खुदाई जो हुई थी इसके बारे में, वो हड़प्पा नाम के शहर में हुई थी, जो आज पाकिस्तान देश में है, उस समय पर भारत में था। तो इस वजह से हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हड़प्पा की सभ्यता के रूप में भी जानते हैं। अभी तक भारत के अंदर जो है हमारी ये अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है, नॉन अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक है, जो कि 2500 से 2000 ईसा पूर्व के आसपास तक जाती है। यानी आज उस 2500 में आज के 2500 और मिला दो, 5000 आज के 2000 और मिला दो, तो लगभग 4500 साल जो है ये सभ्यता सिविलाइजेशन हमें पुरानी देखने को मिलती है। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, इसको इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, शॉर्ट में हम जनरली इसको आईवीसी लिख देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहा जाता है या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे नाम हमें देखने को मिलते हैं।
क्यों है ऐसे नाम, मैं आगे मैप पर चलूंगा, वहां आपको इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। इसकी जो सबसे बड़ी बात है वो है इसकी प्लैंड सिटीज। हम आज शहरों में, आज अगर हम बात करें 21वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, हम शहरों की प्लानिंग के बारे में सोच पा रहे हैं। हम अपनी सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यताओं में इतने डेवलप अब हो पाए हैं कि हम शहरों के प्लानिंग के बारे में सोच पाते हैं कि हाँ, हमें शहरों की प्लानिंग करनी है, शहरों का नियोजन करना है, ऐसे बनाया जाए, शहर को वैसा बनाया जाए। और तब भी जिस लेवल पे प्लानिंग हम यहाँ पर देखेंगे, एकदम 90 डिग्री पर जो रोड्स एक दूसरे को कट कर रही है, ग्रिड सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वैसे ग्रिड सिस्टम के रूप में हमें आज भी बहुत कम शहर ही देखने को मिलते हैं। कुछ ही शहर भारत में, जैसे अगर हम भारत में बात करें, चंडीगढ़ शहर जो है वो प्रॉपर वैसा ग्रिड सिस्टम पर बसा हुआ शहर हमें देखने को मिलता है। ज्यादातर शहर अस्त व्यस्त तरीके से हमें बसे हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो आज से पहले कभी उनको बसा दिया गया था। आज से कोई 200 साल पहले बसा था, कोई 400 साल पहले बसा था, कोई 600 साल पहले बसा था। उस समय पर जैसी पॉपुलेशन थी उस हिसाब से उसको डिजाइन किया गया था। अब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो बहुत ज्यादा अस्त व्यस्तताएं बढ़ गई हैं। लेकिन ये शहर जो है वो हमें उस जमाने में, आज से 4500 साल पहले के प्लैंड सिटीज, नियोजित शहर देखने को मिलते हैं। दूसरा, इनका वाटर मैनेजमेंट जबरदस्त है। हम अभी आगे देखेंगे किस प्रकार से इन्होंने नहरें बना रखी हैं, कुएं बना रखे हैं, बड़े बड़े जो है स्नानागार बना रखे हैं, ग्रेट बाथ बना रखे हैं, वो सब हम देखेंगे। एक शानदार एग्रीकल्चर सिस्टम इनके पास में है, क्राफ्ट है इनके पास में, शानदार मूर्तियां बनाते हैं ये, शानदार, आगे देखेंगे हम अभी। और ट्रेड, व्यापार करते हैं ये जबरदस्त तरीके से। इनकी जो मोहरे हैं, इनके जो सील्स हैं, वो सील्स हमें उस जमाने की जो दूसरी सिविलाइजेशन है, जैसे कि ईरान की सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इराक में सीरिया वाली सिविलाइजेशन, वहां पर इनकी सील्स जो है वो हमें देखने को मिलती है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो है इनकी सील्स, इनकी जो मोहरें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो उस जमाने में ये इतने लंबे लंबे ट्रेड कर लेते थे, यहाँ से इराक सीरिया तक व्यापार कर लेते थे, यहाँ से अफ्रीका तक, मिस्र तक व्यापार कर लेते थे। इतना जबरदस्त ट्रेड इनका था। ये सब कुछ इनका डेवलपमेंट उस जमाने में था। आज से 4500 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, 4.5 से 4500 साल पहले ये सब कुछ कर लेते थे। तो वो सब जानने की कोशिश इस सेशन में हम करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, 1924 में हम पहली बार, 1920-21 से खुदाई चालू हो गई थी, बट 1924 तक फाइनली हम जान पाए कि ऐसी कोई सभ्यता भी यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में अस्तित्वमान थी, एग्जिस्टेंस में थी। इसकी जानकारी हमें आज से लगभग 100 साल पहले ही मिल पाती। भले ये सभ्यता 4500 साल पुरानी हो, लेकिन जानकारी, इंफॉर्मेशन हमें आज से 100 साल पहले, लगभग 100 साल पहले मिल पाती है। तो बात करते हैं ज्योग्राफिकल स्प्रेड कैसा था, ये कहाँ कहाँ भौगोलिक रूप से कहाँ कहाँ विस्तृत हमें देखने को मिलती है। ये मैप एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। आपने अगर एनसीईआरटी ओपन कर रखी है तो आप उसके अंदर इस मैप को अच्छे से देख सकते हैं। अभी ओपन नहीं कर पा रखी है तो भी आप इस मैप को देख सकते हैं। बाद में इसको एक बार जाके एनसीईआरटी पर जरूर देखें, मार्क भी जरूर करें। अगर हम यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जितनी लोकेशंस दी हैं इस मैप पर, वो सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे, हम जानते हैं भारत के इस हिस्से में हिमालय हमें देखने को मिलता है। यहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैला हुआ हिंदू कुश माउंटेन हमें देखने को मिलता है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो सुलेमान रेंज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार कुछ पर्वत श्रेणियां हमें देखने को मिलती है, और इन पर्वत श्रेणियों के बीच में कुछ बड़ी नदियां बहती हुई हमें देखने को मिलती है, जो कि मैदानी क्षेत्र, प्लेन एरिया है। अभी आज के कंकरेंट अगर हम बात करें, रिसेंट अगर हम बात करें, तो अभी बाढ़ की स्थितियां बनी हुई है इन मैदानों में। भारत का जो पंजाब राज्य है उसके अंदर बाढ़ की स्थितियां हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि ये प्रॉपर मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र में एक बार नदी जो है वो अपने नेचुरल लिवीज को, प्राकृतिक तटबंध को पार करती है, तो फिर उसका गजब का फ्लड प्लेन जो है, बाढ़ का मैदान हमें देखने को मिलता है। और फिर लंबी चौड़ी फैलती है वो पानी, जितना ज्यादा पीछे से सप्लाई आएगा उतना ही ज्यादा फैलेगा, क्योंकि एक तो ढाल नहीं है, बहुत फ्लैट प्लेन से, बहुत समतल मैदान है, ढाल नहीं है, तो पानी आसानी से बह के आगे जा नहीं पाता है, और वो साइड पे बहुत ज्यादा फैलता है, तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बाढ़ का माहौल जो है वो बन जाता है, जो कि अभी हमें देखने को मिल रहा है। ये उस समय पर भी, ये जो जगह हम देख रहे हैं, उसी जगह पर हमें कुछ ऐसी सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। अगर हम थोड़ी सी ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ हमें इंडस रिवर मिलेगी, सिंधु नदी, जो आज के समय पर अगर हम बात करें तो तिब्बत वाले पार्ट से निकल कर आती है, देन हिमालय को पार करके पाकिस्तान में प्रवेश करके पाकिस्तान में बहती हुए इस प्रकार अरेबियन सी, अरब सागर में जाकर गिरती हुई हमें दिखाई देती है।
इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब नदियों वाला पार्ट आएगा, ज्योग्राफी वाला पार्ट फिर से अगले एनसीईआरटी के चैप्टर्स में आएगा, अगली क्लासेस में जब हम बढ़ेंगे वहां डिटेल में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ सिंधु नदी को आपको देखना है, इसकी डिटेल हम आगे जानेंगे। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब मिलके अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान में मिथनकोट नाम की जगह है, वहां जाकर के ये सारी नदियां अपना वाटर इंडस में सिंधु नदी में ट्रिब्यूट कर देती है और आगे फिर सिंधु नदी ही इस पानी को कैरी करती है। ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये आज के समय पे पंजाब कहलाता है। पंज यानी 5, आब यानी जल, पानी, वाटर्स। तो 5 जल के बीच में, 5 वाटर्स के बीच में, यानी 5 नदियों के बीच में ये क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। बेसिकली ये 6 नदियों के बीच का क्षेत्र है, बट 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। वैसे ये 5 नदियों के बीच का क्षेत्र पंजाब के नाम से हम जानते हैं। तो इसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास में है, एक बड़ा हिस्सा भारत के पास में है। लगभग 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास में है, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा भारत के पास में देखने को मिलता है। जो आज हम पंजाब राज्य देखते हैं वो वाला बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास में है। और आगे जो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन तो पंजाब है। ये वाला रीजन जो आप देख रहे हो, सिंधु नदी यहाँ से बह रही है, तो इसको सिंध प्रदेश कहा जाता है। पाकिस्तान का एक राज्य भी है। पाकिस्तान में टोटल 4 ही राज्य हैं, ऑफिशियली 4 ही राज्य हैं, अनऑफिशियली 5 राज्य हैं, बट ऑफिशियली 4 ही राज्य हैं। उसमें से एक सिंध प्रदेश है, एक पंजाब है, जो हम नेशनल एंथम में भी पढ़ते हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो वो पंजाब और सिंध क्षेत्र ये हमें देखने को मिलते हैं। आज के समय पर सिंध जो है वो पाकिस्तान में है। पंजाब का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 70% हिस्सा पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है। ये क्षेत्र क्योंकि नदियों से प्रवाहित क्षेत्र है, ज्योग्राफिकली बहुत अच्छा क्षेत्र है रहने के लिए। एक तो मैदान है, बहुत ज्यादा टेरेन की प्रॉब्लम नहीं है, उच्चावच की समस्या नहीं है, ऊंचा नीचा क्षेत्र नहीं है, तो बड़ी समस्या वो है नहीं। दूसरा, एग्रीकल्चर करना है, ट्रेड करना है, कुछ भी करना है, आपको इंडस्ट्रीज चाहिए, लोगों को बसना है, पानी की आवश्यकता तो रहेगी। और पानी यहाँ पर ये इतनी बड़ी बड़ी नदियां फ्लो कर रही है कि पानी जो है वो जबरदस्त रूप से हमें देखने को मिल ही रहा है। तो ज्योग्राफिकली सूटेबल प्लेस है यहाँ पर सभ्यता के विकसित होने के लिए, किसी सिविलाइजेशन के डेवलप होने के लिए एकदम सूटेबल प्लेस ये हमें देखने को मिलता है। उस समय पर एक बड़ी नदी यहाँ पर और फ्लो होती थी, जिसको हम आज गग्गर के रूप में देखते हैं। गग्गर हकरा रिवर हमें देखने को मिलती है, जो अगर हम आज के समय पर बात करें तो हरियाणा और कुछ हिस्सा राजस्थान में उसका फ्लो करता है। गग्गर नदी के रूप में हम इसको देखते हैं। आज के समय पर ये एक सीजनल रिवर है। बाकी जितनी भी नदियां हमने देखी वो पेरेनियल रिवर से, सदा नीरा नदियां, पूरे साल पानी बहता है। लेकिन इस नदी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको हम आज के समय पर गग्गर के नाम से जानते हैं। आगे राजस्थान में आती है, थोड़ी सी पंजाब में भी, पाकिस्तान में भी जाती है। पाकिस्तान में इसको हकरा के नाम से जाना जाता है, तो गग्गर हकरा के नाम से हम इसे जानते हैं। लास्ट पाकिस्तान में एक जगह फोर्ट अब्बास, वहां तक जाती है, उसके बाद ये पानी गायब हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा पानी आए तो फोर्ट अब्बास तक पहुंचता है, उसके बाद तो पानी गायब हो जाता है। आज के समय पर ये नदी नहीं है, लेकिन उस समय पर, आज से 4-4.5 हजार साल पहले जब हम बात करें, ये अपने आप में एक माइटी रिवर थी। ये अपने आप में एक बड़ी नदी थी जो सिंधु के साथ में चलती थी। जो इंडस रिवर सिंधु नदी हमें दिख रही है, उसके साथ में चलती हुई हमें दिखाई देती है। इवन दैट अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार ने, अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों में कई बार सरस्वती नदी की खोज के लिए कई कमिटीज बनाई है कि सरस्वती नदी का पैलियो चैनल जो है, पुराना चैनल जो है, पुराना जलमार्ग जो है, उसको खोजा जाए, उसकी प्रॉपर रिसर्च की जाए, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी जो है वो ली जाए। हमारा ऐसा मानना है कि पहले ये नदी, यहाँ पर बड़ी नदी जो है वो बहा करती थी, लेकिन कुछ टेक्टोनिक मोशंस की वजह से, कुछ विवर्तनिकी कारणों की वजह से, क्योंकि इंडियन पेनिनसुलर प्लेट जो है वो यहाँ आकर टकरा रही है। इंडियन पेनिनसुलर प्लेट शायद अभी आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसके बारे में हमारा डिस्कशन आगे होगा हायर क्लासेस के एनसीईआरटी जब हम डिस्कस करेंगे, वहाँ आप समझ पाएंगे कि इंडियन पेनिनसुलर प्लेट जो है वो यहाँ यूरेशियन प्लेट से आकर टकरा रही है। उसकी वजह से यहाँ कुछ टेक्टोनिक चेंजेस आए हैं, यहाँ कुछ स्लोप में, ढाल में परिवर्तन आए हैं, जिसकी वजह से नदियों की दिशाएं बदली हैं, कुछ नदियां गायब हुई हैं। उसी गायब होने वाली नदियों में से एक नदी जो है वो सरस्वती नदी है। हमारा ऐसा मानना है कि यमुना इसकी ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, कभी यमुना इसकी सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन बाद में स्लोप चेंज होने की वजह से यमुना बाद में गंगा नदी की सहायक नदी बन गई। ये मतलब पुरानी पेलियो चैनल की जो स्टडी है, पुराने जो जलमार्ग हैं उनकी अध्ययन है, उसके अनुसार ये बात हमें देखने को मिलती है। आज के समय पर हमें ये बहुत छोटा सा पार्ट देखने को मिलता है। इसके बारे में भी एक कहानी जो है
वो हमें देखने को मिलती है। मैं शॉर्ट में उस कहानी को जल्दी से बता देता हूँ। माइथोलॉजिकल एक कहानी हमें यहाँ देखने को मिलती है। वेद व्यास जी जो थे, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, उनको जब महाभारत लिखनी थी, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, तब भी था, आज भी है, अभी तक भी उससे बड़ा ग्रंथ कोई लिखा नहीं गया है। तो इतना बड़ा ग्रंथ लिखना था, तो उनको मतलब ऐसे हम जैसे लिखते हैं ना, सोच सोच के लिखेंगे, फिर सोच सोच के लिखेंगे, तो पता नहीं कितना ही समय निकल जाता, कितने ही साल निकल जाते। तो उन्होंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी बोलता जाऊं, जल्दी जल्दी कोई लिखता जाए, ऐसे किसी व्यक्ति को पकड़ता हूं मैं। तो उन्होंने भगवान गणेश को पकड़ा कि मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाओगे, मैं रुकूंगा नहीं, मैं नॉन स्टॉप बोलता जाऊंगा, आपको नॉन स्टॉप लिखते जाना है। गणेश जी ने कहा ठीक है। तो जब वेद व्यास जी बोलते जा रहे थे, इसी सरस्वती की नदी के किनारे बैठ करके ये घटना हो रही थी। तो वेद व्यास जी जब बोलते जा रहे थे और गणेश जी जब लिखते जा रहे थे, तो बीच में क्योंकि नदी की कल कल की आवाज आती है, तो गणेश जी को ढंग से सुनाई नहीं दे रहा था। तो बार बार हैं, वापस बोलो, रिपीट रिपीट करो। तो वेद व्यास जी बहुत इरिटेट हो गए कि ये क्या चल रहा है भाई, आपको बिठाया इसलिए था कि आप अच्छे से लिखोगे और आप मेरा फ्लो तोड़ देते हो, मैं बोलने लगता हूँ, आप बीच में हैं करने लग जाते हो। तो फिर गणेश जी कहते हैं ये नदी डिस्टर्ब कर रही है मुझे, इसकी वजह से आपकी आवाज क्लियरली सुनाई नहीं दे रही है। तो वेद व्यास ने उस समय पर शाप दिया उस नदी को कि ये नदी अभी इसी वक्त यहीं से गायब हो जाए। ऐसी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी, पौराणिक कथा हमें देखने को मिलती है, जिसके द्वारा वो नदी वहां से गायब हो गई। जो सरस्वती नदी है वो गायब हो गई। उसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो आज हमें गग्गर नदी के रूप में देखने को मिलता है। तो ये क्षेत्र जो आप देख रहे हो, ये वाला पूरा पार्ट जो आप देख रहे हो, यहाँ पर एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता जो है वो विकसित हो रही है, जिसके बारे में चर्चा हम करने जा रहे हैं। यानी मैंने इतना सारा ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये पता रहे कि ये क्षेत्र कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, बड़ा जबरदस्त मैदानी क्षेत्र है। साथ ही साथ न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदियों में से एक इंडस रिवर, सिंधु नदी यहाँ पर बहती हुई आपको दिखाई देगी। बहुत ज्यादा पानी जो है वो ये नदी कैरी करती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी नदियों में से एक ये हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में यहाँ के बारे में हम जो है चर्चा यहाँ करेंगे। तो आज का अगर हम देखें तो पंजाब और सिंध प्रदेश जो है वहां पर ये सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ सरस्वती नदी, जिसको आज हम गग्गर और हकरा रिवर के रूप में जानते हैं, उसके क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का पंजाब, पाकिस्तान का सिंध, यहाँ एक छोटा सा क्षेत्र है चोलिस्तान। तो पंजाब, सिंध, चोलिस्तान, ये वाला क्षेत्र। भारत में अगर हम बात करें तो भारत का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ये क्षेत्र में ये सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। इन क्षेत्रों में फैली हुई हमें ये देखने को मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को अगर हम देखें, यहाँ इस मैप में मार्क कर रखी है कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जिनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हड़प्पा आज का जो पाकिस्तान है उसके पंजाब क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। अगर आपके हाथ में मैप है तो आप देखेंगे यहाँ पर हड़प्पा शहर आपको देखने को मिलेगा। 1920-21 में इसको खोजा गया, सबसे पहले इसी की खुदाई हुई, इसी से हमें सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। इससे पहले हम नहीं जानते थे। 1920-21 में, 1920-21 में इसकी खुदाई होने पर, एक्सकेवेशन होने पर हमें इसके बारे में, इस पूरी सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो इसी सिंधु नदी के आगे अगर आप बढ़ेंगे, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। आज का जो सिंध प्रदेश है वहां पर मोहनजोदड़ो हमें देखने को मिलेगा। मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ के लिए जाना जाता है। एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ, एक बड़ा स्नानागार यहाँ देखने को मिलता है। आगे फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, तो वो यहाँ मिलता है। इसके अलावा कई कुएं, 700 से ज्यादा कुएं जो है वो यहाँ इस शहर के अंदर देखने को मिलते हैं। प्राचीन शहर में, आज का शहर नहीं, जो खुदाई करके जो प्राचीन शहर हमें मिला है उसके अंदर हमें 700 से ज्यादा कुएं देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो धोलावीरा, जो भारत के गुजरात राज्य में है, धोलावीरा राज्य जो है, शहर जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो अपने रिजर्वायर्स के लिए जाना जाता है। काफी सारे रिजर्वायर्स, पानी को भरने के जो रिजर्वायर्स हैं वो यहाँ पर बने हुए हमें देखने को मिलते हैं। एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है, आगे फोटो दिखाऊंगा उसका भी, वो यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा 3 पार्ट सिटी प्लानिंग, जनरली हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज्यादातर शहर जो देखते हैं 2 पार्ट में दिखते हैं।
एक शहर ऊपर की तरफ, एक शहर नीचे की तरफ। आगे अभी फोटो दिखाऊंगा आपको तो और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। तो जनरली 2 पार्ट में शहर बसे हुए हमें देखने को मिलते हैं, पर धोलावीरा एक और नेक्स्ट लेवल पर जा चुका था जहां पर कि 3 हिस्सों में शहर बसा हुआ हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो आपको यहां मिलेगा, आज का जो हरियाणा है, भारत का हरियाणा है, वहां हमें मिलेगा। वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट, इस पूरी सभ्यता की जो सबसे बड़ी बड़ी साइट्स है उसमें से एक बड़ी साइट, एक बड़ा स्थल, ये भी हमें देखने को मिलता है। अगला आता है गंवरीवाला। गंवरीवाला पाकिस्तान में है, आज का जो चोलिस्तान क्षेत्र है पाकिस्तान का, उस चोलिस्तान रीजन के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये भी एक बड़ी साइट है, बट ये कम एक्सकेवेटेड है, इसकी खुदाई जो है वो ज्यादा नहीं हो पाई है। अच्छा, मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, 1920-21 में ये सब खुदाई हुई, 1924 में हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चल चुका था, लेकिन क्योंकि 1947 में भारत आजाद हो गया और ये वाली सभ्यता का ज्यादातर हिस्सा जो है वो चला गया पाकिस्तान के पास, कुछ हिस्सा हमारे पास रहा। तो जो हमारे पास रहा उसकी तो हमने अच्छे से खुदाई करी, और भी एक्सकवेशन चलते रहे, और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं ASI द्वारा आगे कैरी आउट होते रहे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में उनके बारे में है। लेकिन जो पाकिस्तानी साइट्स है, पाकिस्तान आप जानते हो कटोरा लेके भीख मांग रहा है अभी तो फिलहाल, उसके पास में इतना पैसा नहीं है कि खुद के लोगों की अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके, तो वो ये खुदाई करके उनके बारे में रिसर्च करना, ये तो उसके लिए बहुत बड़े सपने वाली बात हो जाती है। तो पाकिस्तान में जितनी भी साइट्स हैं वो ज्यादा एक्सकेवेशन, ज्यादा रिसर्च उनके ऊपर नहीं हुआ है। भारतीय साइट्स जो है, इंडियन साइट्स जो है, उनके ऊपर काफी ज्यादा एक्सकेवेशन और काफी सारी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास में है। तो गंवरीवाला, राखीगढ़ी, ये मैं सारी लोकेशंस इसलिए मार्क करा रहा हूं, यूपीएससी में सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलते हैं, चाहे बात प्रीलिम्स की हो चाहे बात मेंस की हो। प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चन यहां से आते हैं, मेंस में सीधा क्वेश्चन आता है कि मैप बना के दिखाओ कि कौन कौन सी साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स, कुछ मेजर साइट्स, कुछ प्रमुख स्थलों को आपको दिखाना पड़ता है। तो हमें ये लोकेशंस जो है वो बहुत अच्छे से पता होनी बहुत जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट बात करें अगर हम कालीबंगन, कालीबंगन जो है वो राजस्थान में देखने को मिलती है, भारत में राजस्थान में देखने को मिलती है। ये फायर अल्टार्स के लिए जो अग्नि वेदिकाएं हैं यहाँ पर मिली हैं। इसके अलावा काफी अच्छा नगर नियोजन, प्लानिंग जो है वो यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा आता है लोथल। लोथल जो है यहाँ गुजरात में, आज की जो गल्फ ऑफ खंबात है, खंबात की खाड़ी है, उस जगह पर हमें एक पोर्ट के रूप में, उस समय के पोर्ट सिटी के रूप में, उस समय के एक पत्तन शहर के रूप में देखने को मिलता है। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, बहुत बड़ा ट्रेड चलता है, व्यापार चलता है इनका, तो व्यापार के लिए इनको सामान दूसरी सिविलाइजेशंस तक, दूसरे एरिया तक भेजना भी पड़ेगा, और वहां से कुछ खरीदेंगे भी हम तो लेकर भी आना रहेगा, तो उसके लिए एक पोर्ट की जरूरत तो डेफिनेटली पड़ेगी। तो लोथल एक पोर्ट सिटी के रूप में हमें देखने को मिलता है, जहां हमें डॉकयार्ड भी मिलता है, हिंदी में जिसे हम गोदी कहते हैं, गोदी या डॉकयार्ड हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा बीड मेकिंग, मणके बनाने का काम यहाँ हमें देखने को मिलता है, और स्टोरी टेलिंग पोर्ट, कहानियां बताने वाले, खासतौर से अभी मैं आगे आपको एक बताऊंगा, जो आप बचपन से कहानी सुनते आए हो, थर्स्टी क्रो वाली, प्यासा कौवा, जो एक कौवा होता है, एक पात्र में थोड़ा सा पानी देखता है, अंदर कंकड़ डालता है, पानी ऊपर आता है, पी लेता है, ये कहानी यहाँ भी चलती है। यहाँ भी एक चित्र हमें मिलेगा जिसके अंदर सेम वही कहानी जो है वो देखने को मिलेगी। कौवा बना रखा है, बर्तन बना रखा है, उसके अंदर पत्थर डालते हुए उसको दिखा रखा है। तो ये कहानी, मतलब हम अगर देखें तो हम पिछले 4,500 सालों से तो ये कहानी कम से कम सुन ही रहे हैं। हमारी जितनी भी पीढ़ियां निकल गई हैं, सबकी सब इस कहानी को सुनती रह रही है। तो वो लोथल में हमें मिलता है। इसके अलावा बनावली, आज का जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर बनावली जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें हल का एक मॉडल मिलता है, फोटो दिखाऊंगा अभी आगे आपको। हल का पूरा एक मिट्टी का बना रखा है मॉडल, पूरा हल के जो आज का हम हल देखते हैं ना, वैसा ही हल मिट्टी का बना रखा है इन्होंने, उसका एक मॉडल बना रखा है। यानी ये इतनी अच्छी कारीगरी भी जानते थे कि ये एक हल भी बनाना जानते थे, और उस हल को मिट्टी से, जैसे आज हम मटके बना लेते हैं, बर्तन बना लेते हैं, वैसा ही एक हल के शेप में एक बर्तन जो है या एक मॉडल जो है वो उन्होंने इस समय पर बना लिया है, जो हमें यहाँ बनावली में मिलता है। और एक शानदार टाउन प्लानिंग यहाँ हमें देखने को मिलती है। बनावली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो हरियाणा में भिराना, ये हरियाणा में भिराना, परमाना, करणपुरा, राजस्थान में करणपुरा, ये पूरा क्षेत्र जो आज की जो गग्गर नदी है, उस गग्गर नदी के किनारे किनारे वाला क्षेत्र, जो सरस्वती नदी का अवशेष है, उसके किनारे किनारे वाले क्षेत्र में ये शहर सारे हमें देखने को मिलते हैं। अब इस बात करते हैं इनके फीचर्स की, इनकी क्या विशेषता, इतनी ज्यादा हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इतना पूरा चैप्टर जो है एनसीईआरटी ने डेडिकेट कर दिया है यहाँ पर। और न सिर्फ यहाँ पर 6th क्लास की एनसीईआरटी में, बल्कि आगे हम जब जब बढ़ते जाएंगे, जिस जिस क्लास में बढ़ते जाएंगे,
वहां वहां पर हमें और डिटेल में ये सिविलाइजेशन, ये सभ्यता देखने को मिलेगी। और यूपीएससी भी बार बार इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में, मेंस में पूछती रहती है। इतना क्या इंपॉर्टेंस है, इतना क्या महत्व है इसका? जो महत्व छुपा हुआ है वो है इनकी मॉडर्निटी। ये उस जमाने में, आज से 4000 4500 साल पहले वैसे स्ट्रक्चर बना लेते थे, वैसी ईंटें बना लेते थे, वैसे कंस्ट्रक्शन कर लेते थे जैसे हम आज कर पाते हैं। जैसी ईंटें हम आज बना पाते हैं, जो अपने आप पकती है ना, भट्टे में ईंटें पकती हैं, चिमनी में ईंटें पकती हैं, वैसी पकी हुई ईंटें ये उस जमाने में यूज कर रहे हैं, आज से 4000 साल पहले। आज हम पानी कैसे निकलेगा, एक शहर बसेगा या एक गांव बसेगा तो उससे ड्रेनेज कैसे बनेगा, इसके बारे में प्लानिंग करते हैं। वो आज से 4000 साल पहले ड्रेनेज बना रखा, उन्होंने पूरी व्यवस्था बना रखी है कि किसी शहर से या किसी गांव से पानी इस तरीके से इन नालों से होकर के बह करके जाएगा। ये पूरी व्यवस्थाएं जो हैं इन्होंने उस जमाने में बना रखी, इसीलिए ये पार्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करने का काम यहाँ हम करेंगे। तो पहला फीचर जो है इनका, दैट इज दी टाउन प्लानिंग। जो शहर का नियोजन है वो बहुत शानदार है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने शहर नियोजित कर रखा है। अगर आप मैप देखेंगे, ये पर्टिकुलर मैप जो है वो मोहनजोदड़ो शहर का है। ये मोहनजोदड़ो शहर को अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको। पहली चीज जो आपको दिखाई देगी, ये एक अपर सिटी है जिसको जनरली हम सिटाडेल कह देते हैं, या दुर्ग वाला हिस्सा, किले वाला हिस्सा जो ऊपर की तरफ बसा होता था जनरली। और ये बाकी लोअर सिटी है। ऐसा हमारा मानना है कि उस समय का जो शासक होता होगा, रूलर होता होगा, वो इसमें रहता होगा। ये वाला उसका किला होता होगा और ये वाला पार्ट जो है वो उसकी जनता का हुआ करता होगा। जनता जो है वो यहाँ पर रहा करती होगी। ये सारे शहर, लगभग जितने भी शहर हम देख रहे हैं, कुछ शहरों को छोड़ दें तो, और धोलावीरा को छोड़ दें, धोलावीरा में तो ऐसे 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। बाकी ज्यादातर शहर ऐसे 2 हिस्सों में बटे हुए हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें एक सिटाडेल वाला पार्ट होता है, एक दुर्ग या किले वाला हिस्सा होता है, और एक बाकी आम जनता के रहने का हिस्सा होता है। हम ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ आम जनता रहती होगी, यहाँ शासक रहता होगा। एग्जैक्टली हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या था, बट हम मान रहे हैं ये छोटा हिस्सा है तो शासक ही रहता होगा, ऊंचा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है तो डेफिनेटली आज के समय पर भी ऐसा ही होता है। राजा का महल अलग ही होता है, बाकी जनता उसके आसपास बसी होती है, तो वैसा यह हुआ करता होगा। दूसरी चीज जो आप देखेंगे, यहाँ सड़कों को देखिए। देखिए ये एक सड़क जा रही है, ये एक सड़क जा रही है एकदम 90 डिग्री पर। आज के समय में अगर आप बात करें तो भारत में चंडीगढ़ शहर आपको ऐसा दिखेगा जहां एकदम 90 डिग्री पर सड़कें एक दूसरे को काटती है। इसके अलावा ये तो बड़ी सड़क बताई मैंने आपको, इसके अलावा जो छोटी छोटी सड़कें हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, वो भी ऐसे ही बसी हुई है। अगर हम इसके पास में एक छोटी गली को देखेंगे, वो एकदम ऐसे सीधी जाती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये वापस जो छोटी गलियां हैं, यहाँ एक छोटी गली ये जा रही है, ये ऐसे काट रही है, ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, सब एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हुई आपको देखने को मिलेंगी। एकदम 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके की प्लानिंग ये उस जमाने में कर रहे हैं। आज भी नहीं मिलता हमें यहाँ भारत में शहर ऐसा, ज्यादातर शहर इस तरीके से नहीं बसे हुए मिलते, इतने व्यवस्थित तरीके से हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ये उस जमाने में आज से 4000 साल पहले जो है वो शहर बसा रहे हैं, और शहर इस तरीके से शानदार तरीके से ये बसा रहे हैं। तो इनकी जो प्लानिंग है वो बड़ी जबरदस्त हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये धोलावीरा का सीन है, धोलावीरा का फोटो है, और धोलावीरा में देखिए ये पत्थरों का और ईंटों का उपयोग करके शानदार बिल्डिंग बना रहे हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हो, इसके अंदर बीच में जो पत्थर, ये वाला पार्ट पत्थर है, ये वाला पार्ट पत्थर है, बीच बीच में पत्थर भी है, और नीचे आपको दिख रही होंगी ये ईंटों का उपयोग किया गया है। ये ईंटें पकी हुई ईंट है, कच्चा मिट्टी का उपयोग नहीं है, पकी हुई ईंटें जो हैं, जो हम आज चिमनी में, भट्टे में पकाते हैं, वैसी पकी हुई ईंटों का उपयोग ये आज से 4000 साल पहले कर रहे हैं। इतनी जबरदस्त डेवलप्ड सिविलाइजेशन, सभ्यता ये हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेट बाथ ऑफ द मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो शहर के अंदर अगर हम बात करें तो 12 बाई 7 मीटर का वाटरप्रूफ टैंक हमें देखने को मिलता है। ये फोटो मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे ये लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 7 मीटर है, 12 बाई 7 मीटर का। नीचे जो ये आप देख रहे हो, नीचे ये सब ईंटों से बना हुआ, पक्की ईंटों से बना हुआ, और नीचे की तरफ जो है इन्होंने पानी निकल के लीकेज होके ना जाए इसके लिए बिटुमिन का उपयोग कर रखा है। उस जमाने में बिटुमिन जो है इनको मिल जाता था, तो बिटुमिन जो है उसकी लेयर चढ़ा रखी है ताकि वाटर प्रूफिंग बनी रहे, पानी आसानी से लीकेज होके बह ना जाए।
पानी को निकालने की पूरी ड्रेनेज बना रखी है कि ये टैंक खाली करना होगा तब हम कहाँ से निकाल पाएंगे, उसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। पानी को अंदर डालने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। इवन दैट आसपास चेंजिंग रूम बना रखे हैं, देखो छोटे छोटे रूम्स आपको दिख रहे हैं, कई सारे रूम्स बना रखे हैं, चेंजिंग रूम्स बना रखे हैं। अब ऐसा क्यों था, इसके पीछे का कारण एग्जैक्टली नहीं पता। हम अगर ये माने कि लोग जो है पूरे गांव के सारे लोग जो है यहाँ आकर के, या पूरे शहर के सारे लोग जो है यहाँ आकर के नहाते होंगे, तो हमें घरों के अंदर भी बाथरूम देखने को मिले हैं। अगर घरों के अंदर बाथरूम है तो लोग यहाँ आकर के क्यों नहाते होंगे? ये क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन हमारे पास, जिसका आंसर हमारे पास अभी नहीं है, पता नहीं है। अनुमान है ये कि हो सकता है लोग यहाँ पर आकर के नहाते होंगे सारे के सारे, या ऐसा हो सकता है कि कोई स्पेशल रिचुअल होता होगा, कोई विशेष धार्मिक अनुष्ठान होता होगा जिसके अंदर ऐसा होता होगा कि आपको इसी में से नहा करके जाना है, इसी में से स्नान करके जो है वो जाना है। या हो सकता है जो राज परिवार होता होगा वो लोग जो है वो इसमें से नहाते होंगे। ऐसा कोई ना कोई व्यवस्था एटलीस्ट उस समय पर होगी जिसकी वजह से ऐसा ग्रेट बात जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो अभी तक हम नहीं पढ़ पाए, डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, उसको हम समझ नहीं पाए हैं। इस वजह से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आज भी पता नहीं। हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, जो देख रहे हैं उसके हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनकी जो दूसरी विशेषता है दैट इज द वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन। जबरदस्त तरीके का जल प्रबंधन जो है इनका देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो में 700 से ज्यादा कुएं हमें देखने को मिलते हैं। लगभग हर शहर में इस प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम, नालियां जो है वो बनी हुई आपको दिखाई देंगी। ये जो आप देख रहे हो, यहां से पानी निकलेगा तो पानी इस नाली में होकर के प्रॉपर बह करके निकल जाएगा, इधर भी जो है बह करके निकल जाएगा। तो पानी की प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने उस जमाने में बना रखा, आज से 4000 साल पहले। अगर आप धौलावीरा में देखोगे, धौलावीरा जो कि गुजरात में है, वहां पर एक बहुत बड़ा विशाल टैंक जो है वो हमें देखने को मिलता है, लगभग 73 मीटर लंबा। ये जो आप फोटो देख रहे हो 73 मीटर्स लंबा एक बहुत बड़ा टैंक हमें पानी को स्टोर करने के लिए देखने को मिलता है। यानी ये उस जमाने में भी पानी को स्टोर करना, जो हम आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, वर्षा जल संरक्षण की बात करते हैं, ये उस जमाने में कर रहे थे, आज से 4000 साल पहले ये कर रहे थे। इतनी जबरदस्त तकनीकें और इतने जबरदस्त आइडियाज इनके पास में उस जमाने में थे। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ज्यादातर ये जो शहर हम देख रहे हैं, ये बड़े बड़े शहर तो ये शहरों के अंदर डेफिनेटली एग्रीकल्चर नहीं होगा। वहां तो आज भी हम देखें तो शहर जो है उसके अंदर कोई एग्रीकल्चर नहीं होता, उसके अंदर तो बहुत सारे लोग बसे हुए जो दूसरी टाइप की एक्टिविटीज कर रहे हैं, अलग प्रकार की गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां उनकी अलग प्रकार की है। लेकिन शहरों के आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, वहां अच्छी खासी एग्रीकल्चर हो रही है। वहां तब भी ये सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलता है कि एक बड़ा शहर है तो उसके आसपास के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरियाज जो है, वहां पर छोटे छोटे गांव है और वहां पर लोग जो है एग्रीकल्चर कर रहे हैं और एग्रीकल्चर में काफी अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं। जब किसी सिविलाइजेशन में, किसी सभ्यता में एग्रीकल्चर का अच्छा प्रोडक्शन हो, आपको खाने को भरपूर मिलता रहे, तभी तो आप दूसरी चीजों पर फोकस कर पाओगे। तभी तो आप सोचोगे कि मैं कुछ नया करता हूं, कोई नई टेक्नोलॉजी बनाते, कोई नई तकनीक बनाते, कोई नया आर्ट बनाते हैं, इस कपड़े को और अलग तरीके से बुन लेते हैं, इस कपड़े पर और अलग तरीके से कलर कर लेते हैं, पेंटिंग बना लेते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं, नई तकनीकें ले आते हैं, नई टेक्नोलॉजी ले आते हैं, कंप्यूटर ले आते हैं, लैपटॉप ले आते हैं, मतलब बनाने की बात कर रहा हूं मैं, खरीद के लाने की नहीं बात कर रहा हूं। बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, आज क्वांटम कंप्यूटर बना लेते हैं, एआई बना लेते हैं। ये सब हम कब सोच पाते हैं? जब हमारा पेट भरा होता है। अगर पेट ही ना भरा हो तो व्यक्ति जो है वो पेट भरने के लिए ही अपना स्ट्रगल करता रहेगा, अपना संघर्ष करता रहेगा, उसका दिमाग इन सब चीजों में नहीं चाहेगा। तो ये सिविलाइजेशन उस जमाने में अगर इन सब चीजों के बारे में सोच पा रही है तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, जितना इनको चाहिए उससे ज्यादा है, पर्याप्त से अधिक है, तभी ये बाकी चीजों पर इतना फोकस कर पा रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट, शिल्प कला, मूर्ति कला, सब पे जो है ये फोकस कर पा रहे हैं। तो यहां अगर आप देखेंगे तो ये देखिए बनावली में मिट्टी से बना हुआ एक हल जो है वो हमें देखने को मिलता है। क्ले मॉडल बना हुआ है, पूरा का पूरा हल का मॉडल पूरा का पूरा उन्होंने बना रखा है। ये हमें खुदाई में मिला है, फोटो आप एनसीईआरटी में भी मिलेगा, ये आपको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके अलावा जो क्रॉप्स ये उगाते हैं, गेहूं उगा लेते हैं, जौ उगा लेते हैं, मिलेट्स जो हैं वो ये उगा लेते हैं, राइस, दालें, सब्जियां, इनको सबको उगाना आता है। एंड इवन दैट अगर हम पूरे यूरेशिया रीजन में देखें तो ये पहला समय है जब इनको कॉटन उगाना आता है, जब इनको कपास उगाना आता है, यानी कपड़ा बनाना भी आता है। कपास उगा करके उसका धागा बनाना, धागा बना करके कपड़ा बनाना और उस कपड़े को रंग करके पहनना, उसको कलर करके पहनना, इतनी टेक्नोलॉजी इनके पास में उस जमाने में है, इतनी तकनीक जो है, इतनी व्यवस्था जो है वो इनके पास में उस समय पर है। उपकरणों की बात करें तो जैसा ये क्ले टूल आप देख रहे हो,
जो हल है वो हमें देखने को मिलता है। डाइट अगर हम बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स का उपयोग करते ये थे, ये दूध से बने उत्पादों का उपयोग करते थे, मीट का उपयोग करते थे, मछली का उपयोग करते थे, हल्दी, अदरक, केला, इन सब के साक्ष्य तो हमें सीधे सीधे देखने को मिले हैं कि इन सब का उपयोग उस जमाने में लोग जो है वो खाने के रूप में कर रहे थे। यानी आज जिस प्रकार से लोग जीवन जी रहे हैं हमारे यहाँ, वैसा ही जीवन उस समय पर आज से 4000 साल पहले भी ये लोग जी रहे थे। ट्रेड एंड इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इनका ट्रेड जो है बाकी की जो कंटेम्परेरी सिविलाइजेशंस हैं, समकालीन सभ्यताएं हैं, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ओमान वाला एरिया, अरेबियन सिविलाइजेशन, ईरान वाला क्षेत्र, इन सब के साथ में इनका ट्रेड जो है, व्यापार जो है वो जबरदस्त देखने को मिलता है। कुछ चीजें ये इंपोर्ट करते थे, कुछ चीजें एक्सपोर्ट करते थे। जितनी हमें जानकारी है, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो ये कार्नेलियन बीड से बने ऑर्नामेंट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करते थे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ फोटो, मनके, हिंदी में जिनको हम कहते हैं मनके, ये मनके जो है इनको एक्सपोर्ट करते थे। ये इस प्रकार के मनके जो है वो बनाते थे और ये मनके एक्सपोर्ट होते थे, दूसरी सिविलाइजेशंस तक, दूसरी सभ्यताओं तक जाते थे। ये बहुत शानदार तरीके से पत्थरों को इस प्रकार से जैसा ढाल, जिस रूप में ढालना हो इस रूप में ढाल लेते थे। प्लस इनके पास स्पेशलाइज्ड टूल्स थे, उपकरण थे, जिनसे कि ये उनके बीच में छेद कर लेते थे और उसके अंदर धागा पिरो करके पूरी की पूरी माला, जैसी आज हम बनाते हैं वैसे इन मनकों की माला जो है वो बना लेते थे। इसके अलावा ये लकड़ी एक्सपोर्ट करते थे, हाथी दांत के बने हुए कोम्ब, कंगा, कंगा जो है वो ये आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पे, ये कंगा, हाथी दांत से बना हुआ कंगा हमें मिलता है, खुदाई में जो है हमें एक्सकवेशन में हमें देखने को मिलता है। ये इसका उपयोग करते थे। इसके अलावा डेली यूजेस के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, आगे फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, दैनिक उपयोग की बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग ये करते थे, बनाते थे, खुद बना लेते थे। गोल्ड, कॉटन, ये सब यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, यहाँ से निर्यात होता था। और हो सकता है फूड आइटम्स भी, बहुत सारे खाने के सामान भी ये यहाँ से एक्सपोर्ट करके दूसरी सिविलाइजेशंस तक पहुंचाते होंगे। क्राफ्ट्समैनशिप की बात करें, शिल्पकला की बात करें तो इनके पास में बीड ड्रिलिंग टेक्निक थी। जैसा मैंने आपको बताया, मनके बना रहे हैं, मनके के अंदर जो है ड्रिल करना, अंदर छेद करना, उस छेद करने की टेक्नोलॉजी इनके पास में थी। इसके अलावा एक कॉन्च शेल के बैंगल्स बना लेते थे। जो शंख होता है, उस शंख का बाहर जो शेल होता है, बाहर का जो खोल होता है, जिसको हम जनरली शंख के रूप में बजाते हैं मंदिरों में, जिसका उपयोग हम करते हैं, वो शंख को काट कर ये देखिए इस प्रकार के बैंगल्स बना लेते हैं। फोटो आपको दिख रहा होगा, ये इस प्रकार की चूड़ियां जो है, बैंगल्स जो है वो बना लेते थे। इनके पास में ये तरीके थे, ये टेक्नोलॉजीज थी। इंपोर्ट की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली ये कॉपर इंपोर्ट करते होंगे। तांबा जो है वो इस जगह पर नहीं देखने को मिलता हमें ज्योग्राफिकली, तो इस वजह से शायद ये तांबे का इंपोर्ट, आयात जो है वो करते होंगे। मेटलर्जी की बात करें तो इनको शानदार मेटलर्जी आती है। धातु कर्म यानी धातुओं को मिक्स करके नई नई चीजें बनाना, धातुओं को पिघलाना, उनको नए नए रूप में ढालना, ये सब इनको आता है। जो आज हमें आता है वो सारी टेक्निक्स इनको उस समय पर आती है। कॉपर के बहुत सारे टूल्स बनाते हैं, बहुत सारे उपकरण बनाते हैं, बहुत सारे बर्तन बनाते हैं, बहुत सारे फिगर बना लेते हैं, बहुत सारी मूर्तियां वगैरह जो है ये बना लेते हैं। एंड इवन दैट ये जहां पर और हार्ड मटेरियल की जरूरत, जहां और कठोर मटेरियल की जरूरत हो, ये इस कॉपर का ब्रॉन्ज भी बना लेते हैं। एलॉय मेटल जिसको हम कहते हैं, मिश्र धातु जिसे हम कहते हैं, कॉपर में अगर थोड़ा सा टिन मिला दिया जाए तो वो ब्रॉन्ज बन जाता है, कांसा बन जाता है। इनको कांसा बनाना भी आता है, ब्रॉन्ज बनाना भी आता है। तो ये इस प्रकार की चीजें जो हैं वो बना लेते हैं। ट्रेड रूट्स की अगर हम बात करें तो लैंड रूट्स भी हैं इनके पास में, रिवर्स रूट्स भी हैं, यानी ये नदियों के द्वारा भी ट्रेड कर लेते हैं, नावों के द्वारा, जहाजों के द्वारा ये व्यापार कर लेते हैं, और जमीन के द्वारा भी, जमीन से भी आना जाना जो है, ट्रेड रूट्स जो है इनके उस समय पर डेवलप्ड हमें देखने को मिलते हैं। भारत में अगर हम बात करें तो मैरीटाइम एक्टिविटी जो है, समुद्री गतिविधियां जो है, ये अगर हम बात करें तो आज से 4000 साल पहले से ही भारत में जो है समुद्री गतिविधियां इनके द्वारा हमें देखने को मिल रही है। और कोस्टल एरियाज में भी सेटलमेंट है, जैसा हम आज देखते हैं ना। भारत में अगर आप भारत के सबसे बड़े बड़े शहर देखेंगे, भारत में 4 महानगर आप देखेंगे तो उसमें से 3 आपको समुद्र के किनारे पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि समुद्र के किनारों पर आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कुछ ज्यादा ही होती हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली अगर वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा है तो लोगों की जरूरत ज्यादा, और लोगों की जरूरत ज्यादा तो पॉपुलेशन भी, जनसंख्या भी हमें ज्यादा देखने को मिल जाती है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो तटों पर जो है, कोस्टल एरियाज में भी शहर बसे हुए हैं, जैसे गुजरात में बसे हुए हैं, हमने अभी लोथल की बात करी, लोथल शहर की बात करी। सिंध रीजन जो है पाकिस्तान का आज का, उस एरिया में भी हमें ऐसा देखने को मिलता है। एंड लोथल की अगर हम बात करें विशेष रूप से, लोथल जो है उसके अंदर हमें डॉकयार्ड देखने को मिलता है, जो कि 217 बाई 36 मीटर का है। मैं फोटो अगर आपको दिखाऊं, 217 मीटर बाई 36 मीटर का डॉकयार्ड
जो आज की एक्सकेवेशन से हमें मिला है वो तो ये है, जो आज के समय पर हमें देखने को मिलता है वो ये है फोटो। और अगर हम इसको जो पूरा शहर मिला है उसके हिसाब से अगर कल्पना करें कि ये कैसे काम करता होगा, तो देखिए वो नदी और समुद्र वाला पार्ट है, वहां से आप अंदर आ सकते हैं, जहाज जो है नावें जो है अंदर आ सकती है, इस डॉकयार्ड तक आ सकती है। यहाँ पूरा शहर बसा हुआ है, यहाँ से सीधा सामान लोडिंग अनलोडिंग उतारना चढ़ाना ये सारा काम यहाँ से हो सकता है। वापस जहाज यहाँ से निकल करके जा सकता है। तो पूरा डॉकयार्ड वाला सिस्टम हमें यहाँ देखने को मिलता है। जो आज के समय पर हम डॉकयार्ड बनाते हैं, ज्यादातर जो हमारे पोर्ट्स होते हैं, पत्तन होते हैं, वहां जिस प्रकार के डॉकयार्ड्स बनाए जाते हैं, वैसे डॉकयार्ड उस समय पर जितनी इनके पास टेक्नोलॉजी थी, उस समय पर लोहा नहीं था डेफिनेटली इनके पास में। ये कोई आयरन एज की सिविलाइजेशन नहीं है, लोह युग की सभ्यता नहीं है, इनके पास में मशीनरी नहीं है। आज के जमाने में हमारे पास मशीनरी है, लोहा है, इनके जमाने में वो नहीं है, लेकिन इनके पास में वो बुद्धि है और उस बुद्धि का उपयोग ये जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो संसाधन अवेलेबल है, उसके द्वारा ये कर चुके, ऑलरेडी ये इंप्लीमेंट कर चुके। उस जमाने में इनके डॉकयार्ड चल रहे हैं, काम हो रहा है इनका। तो लोथल में एक ऐसा बड़ा डॉकयार्ड जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इनकी मिलती है सील्स। सील जो है वो ज्यादातर स्टेटाइट की मिलती है। स्टेटाइट एक पत्थर होता है जो मुलायम टाइप का पत्थर होता है, जिसको आप खुरुच खुरुच करके उसके अंदर जैसा शेप देना चाहो, आकार देना चाहो वैसा दे सकते हो। और बाद में अगर आप उसको गर्म करो तो वो पक जाता है, अच्छा हार्ड हो जाता है। तो उसकी सील्स इन्होंने बना रखी है। वैसे पत्थर की स्टेटाइट की जो है मोहरें इन्होंने यहाँ पर बना रखी है। जैसे जनरली अगर आप देखेंगे तो कुछ सेंटीमीटर्स की ऐसी सील्स जो है वो देखने को मिलती है। ये सील पर्टिकुलर जो आप देख रहे हो, ये वाली जो आप देख रहे हो, एक सींग वाला गेंडा, हड़प्पन सील जो है वो यूनिकॉर्न को शो कर रही है। यूनिकॉर्न जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस सील के अंदर। ये वाला जो आप देख रहे हो बेल, इसमें बेल का शेप, ऑक्स का शेप जो है वो आपको देखने को मिलेगा, बुल का शेप आपको देखने को मिलेगा। और टाइगर बाघ जिसकी सींग होते हैं, ऐसी एक सील जो है वो ये हमें यहाँ देखने को मिलेगी। इस प्रकार से अलग अलग टाइप की सील्स, जिसमें ये अलग अलग प्रकार के जानवरों का निरूपण जो है वो स्पेशली इन्होंने कर रखा, उनको यहाँ पर उकेर रखा है, उन सील्स के अंदर उकेर रखा है। और ये सील्स लगाते थे, जैसे हम आज छाप लगाते हैं ना, सील लगाते हैं, मोहर लगाते हैं, वैसी मोहरें सील्स इन्होंने उस समय पर बना रखी है। ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए इन सील्स का उपयोग देखने को मिलता है। डेली यूज के ऑब्जेक्ट्स की जो हम बात कर रहे थे, दैनिक जीवन में जो उपयोग में लाते थे, ये ब्रॉन्ज का मिरर है, कांसे का शक्ल देखने के लिए आईना जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये मिट्टी के बर्तन, जैसे हम आज बना लेते हैं वैसे ही मिट्टी के बर्तन जो है ये उस जमाने में बना लेते थे। इसके ऊपर देखिए आज भी हम डिजाइन बनाते हैं मिट्टी के बर्तनों पे, ये उस जमाने में भी ये इस प्रकार की डिजाइन जो है इनके ऊपर कलर वलर करके डिजाइन आपको देखने को मिलेगी। सेम ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ये स्टोन वेट है, बाट जिसको हम कहते हैं, भार तोलने के लिए, वजन तोलने के लिए वेट है। मान लीजिए ये 100 ग्राम का होगा, 200 ग्राम का होगा, या आधे किलो का होगा, या आधे किलो का होगा, 1 किलो का होगा। ऐसे अलग अलग वजन के लिए इन्होंने जो है बाट उस जमाने में बना रखे हैं। इन्होंने चीजल, ये आप जो देख रहे हो ये ब्रॉन्ज चीजल है, जो छैनी जिसको हम कहते हैं, वो छैनी ब्रॉन्ज की बनी हुई, कांसे की बनी हुई छैनी, ये दोनों ही धोलावीरा से निकले हैं, धोलावीरा साइड से निकले हुए हैं। तो ये धोलावीरा के साइड से ये वेट्स, बाट और ये चीजल छैनी जो है वो हमें देखने को मिलती है। यहां अगर आप देखोगे तो धोलावीरा से ये पूरा गेम बोर्ड देखने को मिलेगा आपको। इनके पास में गेम्स भी शानदार इन्होंने बना रखे हैं। समय होता था तो फिर ये उस समय का उपयोग करने के लिए कुछ गेम्स भी बनाने पड़ेंगे। तो इनके पास में छोटे बच्चों के लिए भी गेम्स है, बड़ों के लिए भी गेम्स है, बड़े भी खेल सकें, जैसे शतरंज जैसा गेम ये आपको दिख रहा होगा। इसको इन्होंने जो है यहाँ पर बना रखा है। धोलावीरा से निकला, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर लगभग, मतलब इतना लंबा जो है ये पूरा का पूरा पत्थर का टुकड़ा हमें देखने को मिलता है। ये अगर आप देखोगे तो टेराकोटा जो होता है उससे इन्होंने विसल बना रखी है। सीटी जो होती है ना बजाने की सीटी, विसल, वैसी एक विसल जो है 4 सेंटीमीटर की लंबाई वाली, ये राजस्थान में कर्णपुरा नाम की जो जगह है वहां से निकली हुई हमें देखने को मिलती है। ये धोलावीरा में मिली है, ये कर्णपुरा में हमें देखने को मिली है विसल जिससे कि हम सीटी बजाते हैं, वैसी विसल मिट्टी की इन्होंने बना रखी, मिट्टी को पका करके टेराकोटा की बना रखी है। यहां अगर आप देखेंगे तो कल्चरल एंड सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक चीजों की अगर हम बात करें, तो ये जो आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये एक मूर्ति है, ब्रॉन्ज की बनी हुई, कांसे की बनी हुई मूर्ति है, जिसको प्रिस्ट किंग नाम दिया है हमने। हमें नहीं पता ये किसकी मूर्ति है, उस समय के राजा की मूर्ति होगी, उस समय का कोई बहुत विद्वान आदमी होगा, बहुत बड़ा आर्टिस्ट होगा, क्या होगा हमें नहीं पता, बट हमें ऐसी एक मूर्ति जो है वो मिली है। हमने इसका नाम प्रिस्ट किंग दिया है, पुजारी राजा, अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो पुजारी राजा
ये पुजारी भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है, वॉटएवर जो भी था उस जमाने में। उसकी एक मूर्ति देखो, हूबहू एक इंसान जैसी मूर्ति जो है इनको बनानी उस जमाने में आती है। इन्होंने सील, ये आप देख रहे हो सील, इसमें स्वास्तिक दिखाई देगा आपको, स्वास्तिक की सील जो है वो इनको बनानी आती है। ये स्वास्तिक आपको दिखाई देगा, ये जब ये भी आपको उल्टा दिख रहा होगा, जब लगेगा तो वहां पर जो इंप्रेशन आएगा वो सीधा वाला आएगा। तो ये सील जो है उन्होंने उस जमाने में बना रखी है, आज से 4000 साल पहले ऐसी मोहर बनाना इनको आता है। ये एक और सील हमें मिलती है जो थोड़ी सी टूटी हुई है। ये सील जो है वो एक 3 फेस्ड डाइटी की है, 3 मुंह वाले देवता की है, किसी जिसके 3 मुंह हैं और उसके आसपास काफी सारे पशु हैं। हम इसको जनरली पशुपतिनाथ के रूप में देखते हैं। पशुपतिनाथ जो है वो होंगे शायद ये 3 मुंह वाले देवता, जिनके पास में बहुत सारी बड़े बड़े जानवरों की छोटी छोटी इमेजेस जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। पास पास में बीच में 3 मुंह वाला देवता है और तीनों तरफ, चारों तरफ, इधर वाला पार्ट टूट गया है बट बाकी की सब तरफ जो है वो हमें ऐसी पशुओं की मूर्तियां देखने को मिल रही है। ये सील है, ये मोहरे हैं, वो तांबे की बनी हुई मूर्ति है, सॉरी कांसे की बनी हुई मूर्ति है। ये नर्तकी की मूर्ति है, डांसिंग गर्ल जो है मोहनजोदड़ो से हमें ये मिलती है, डांस करती हुई लड़की की मूर्ति ये हमें देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त रूप से ये एक शरीर के अंग को बना लेते थे, हाथ को, मुंह का शेप प्रॉपर जो है, होंठ, नाक, आंखें, ये सब कुछ जो है वो उस जमाने में प्रॉपर बना लेते थे। इसके अलावा ये वेलकम करता हुआ एक मूर्ति जो है हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, एक मिट्टी का बना हुआ पार्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि नमस्ते कर रहा है। ये वो पोर्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये लोथल से हमें देखने को मिलता है। थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ। जो आप बचपन से कौवे की कहानी सुनते आए हो कि ये कौवा जो है वो अंदर कंकड़ डालता है और पानी ऊपर आता है और पी लेता है, वही कहानी जो है ये वाली, यहाँ पर कौवा, ये बर्तन ये बना रखी है, ये जग जो है वो बना रखा है, ये पूरा खाली है, इसके अंदर पत्थर डाले तो पानी ऊपर उठ गया है। ये पूरी की पूरी इमेज जो है यहाँ पर बनी हुई हमें देखने को मिलती है। तो ये वाली कहानी आज से 4000 साल पहले से तो चल ही रही है, मतलब जब भी आपको कोई सुनाए तो आप बता सकते हो ये कहानी बहुत पुरानी है, 4000 सालों से तो चल ही रही है। इसके एविडेंस भी मिल चुके हैं, साक्ष्य भी यहाँ पर लोथल में मिल चुके हैं। तो ये कुछ चीजें इन्होंने उस समय पर बना रखी है जिस समय पर हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि आज से 4000 साल पहले के लोग जो हैं वो इतनी जबरदस्त तरीके की कारीगरी, इतना जबरदस्त तरीके का स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ इनके पास में होगा, इतना सारा नॉलेज इनके पास में होगा, ज्ञान इनके पास में होगा, ये सब कुछ उस समय पर ये संभव कर पाते थे। इतना जबरदस्त टाइप का नॉलेज जो है यहाँ इनके पास में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा पार्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से जान पाते हैं। और अब आपको समझ आया होगा ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इससे क्वेश्चन हमें यूपीएससी में इतने ज्यादा देखने को मिलते हैं, चाहे बात प्रीलिम्स की हो चाहे बात मेंस की हो। आई थिंक आपको ये सेशन समझ आया होगा, मजा आया होगा, सारे फोटोज वगैरह देख करके सारा जो है आनंद आया होगा, आपको क्लैरिटी और ज्यादा मिली होगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, कैसा लगा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इससे जुड़ा हुआ मैं आपके लिए एक टेस्ट भी जनरेट कर रहा हूं, एक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, जो टेस्ट आपको देना है हमारी ऐप पर। उस टेस्ट का लिंक मैं बाद में वीडियो में, इस वीडियो के अपलोड हो जाने के बाद आपको नीचे पिंड कमेंट के अंदर उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप इससे जुड़े हुए, ये पर्टिकुलर इसी चैप्टर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपको वहां मिलेंगे, प्रीलिम्स के भी मिलेंगे, मेंस के भी मिलेंगे, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। हमारी जो ऐप है ज्योग्राफी वाला पीवी सर, वो ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो टेस्ट है आपका वो इसी ऐप पर होने वाला है, तो लिंक भी आपको सीधा नीचे मिल जाएगा, आप लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस टेस्ट को जरूर दें। टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। अभी तक जो कुछ आपने जाना, जो कुछ आपने समझा, एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लें और फिर इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें। टेस्ट देने में आपको मजा भी आएगा, आपकी जो किस लेवल पर आप पहुंचे हैं उसकी जानकारी भी आपको मिल पाएगी। तो वो पार्ट आपको यहाँ हमारी ऐप पर मिल जाएगा। इस सेशन की जो ये पीडीएफ है पूरी की पूरी, ये भी आपको इस ऐप पर भी मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। @PV सर जी नाम से सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं
ऐप पर जाएंगे, ऐप पर सारे लिंक आपको अवेलेबल है, या इस यूट्यूब चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक अवेलेबल है। आप चाहे टेलीग्राम का देखेंगे, चाहे व्हाट्सएप चैनल का देखेंगे, चाहे आप फेसबुक का देखेंगे, चाहे इंस्टाग्राम का, और चाहे एक्स ट्विटर का, इन सब के लिंक्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। वहाँ बहुत सारे काम की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर होती रहती है। जैसे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कराउजल के रूप में मिलती रहती है, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलती रहती है, पीडीएफ अब आपको ऐप पर भी अवेलेबल रहेगी। तो और टेस्ट वगैरह जो भी होंगे, अब मैं आज के बाद जितने भी सेशंस आपके लिए अपलोड करूंगा, जितने भी सेशंस आपके लिए होंगे, एनसीईआरटी के होंगे या कोई और होंगे, उनकी पीडीएफ और उनका एक टेस्ट क्वेश्चंस जो है वो जनरेट कर दूंगा, जो कि आप यहाँ पर आकर के दे सकते हो, अपना नॉलेज चेक कर सकते हो। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप जहां पर भी जिस भी प्रकार से सूटेबल हो उस प्रकार से जुड़ सकते हैं। ऐप पर जरूर जुड़े, वहां पर सारी जानकारियां आपको एक साथ मिलती रहेंगी। चलिए तो अब सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगले चैप्टर के साथ मिलूंगा मैं आपको अगले सेशन में। थैंक यू।